हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का वीकली रिवीजन। और फिलहाल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे वो है 7 सितंबर से 13 सितंबर के। तो ये देखते हैं कि इस हफ्ते हम लोगों ने क्या क्या खास पढ़ा है और क्या क्या हम लोग को अब आगे सभी चीज़ों को जानना समझना है। तो ये क्लास उन लोगों के लिए खास है जो लोग रेगुलर द हिंदू लेते हैं रोज सुबह 9 बजे। तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, बट जो मेन डिस्कशन होता है वो रेगुलर क्लासेस में ही होता है। तो रेगुलर क्लासेस जरूर लीजिए, बाकी वीकली आपको रिवीजन क्लासेस बहुत मदद करेंगी। तो फिलहाल हम पहले आर्टिकल पर नजर डालते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है टाइटल है PM स्किप्स यू एंड ट्रिप जयशंकर टू एड्रेस जनरल असेंबली। तो देखिए भाई, फिलहाल इसकी खास बात यह है कि अभी फिलहाल इस महीने 80वीं बैठक होने वाली है, 80वां सेशन होने वाला है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। तो अब पहले ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, लेकिन दरअसल ये जो सेशन हो रहा है ये अमेरिका में हो रहा है। और अमेरिका में हो रहा है ये सेशन है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया फिलहाल कि हम नहीं जाने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े तनावपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जगह अब जयशंकर साहब जाएंगे यहाँ पे। दूसरी खास बात यह है कि दरअसल ये मना की गई है पहले डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल क्वाड में शामिल होने से मना कर दिया है इस साल का जो क्वाड होने वाला है वो भारत में होने वाला है और भारत होस्ट करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत नहीं जाऊंगा। तो उसी के जवाब में हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम भी अमेरिका नहीं जा रहे, होती रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक। तो 80वां सेशन होने वाला है ये। अभी सेशन में जाएंगे सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, और जयशंकर साहब भी भारत का संबोधन देंगे, क्योंकि जो बहस होती है वो आम बहस होगी आने वाले समय में और 22 तारीख के बाद ये शुरू हो जाएगी। तो आम बहस में शामिल होंगे जयशंकर साहब 27 सितंबर को। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे थे तो 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस समय संबोधन देते, लेकिन अब जयशंकर साहब की वजह से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, एक दिन डेट को शिफ्ट कर दिया गया। तो 22 तारीख से शुरू होगा, 22 से 29 तक चलेगा इसके अंदर आम बहस का मामला। और शुरुआत होगी ब्राजील से। पहले ब्राजील इसमें संबोधन देगा, ब्राजील अमेरिका संबोधन देगा, फिर धीरे धीरे बाकी और देश भी संबोधन देने का कार्य करेंगे। तो भारत और अमेरिका का जो विवाद है टैरिफ को लेकर के वो भी लगातार है, वो चीजें सुलझ नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी नॉट एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म वीजा शेज ऑफिशियल। तो देखिए भाई, दरअसल फिलहाल क्या हुआ कि हमारे देश की सरकार एक कानून लेकर के आई थी, इसको नाम दिया गया था द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट। अब दरअसल इसी साल जब उसको कानून को लेकर के आए थे तो अब कानून के मामले में कुछ चीज़ों को चेंज किया गया और अब सरकार ने ना एक आदेश जारी किया जिस आदेश में छूट दी गई है। तो छूट दी गई है, एक तरफ छूट दी गई श्रीलंका के तमिल लोगों को और दूसरी तरफ छूट दी गई है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए माइनॉरिटीज लोगों को। और माइनॉरिटीज की कैटेगरी में कौन शामिल है? हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई। तो ये लोग वो हैं जो शामिल है माइनॉरिटीज में, यानी कि आप धार्मिक उत्पीड़न की वजह से देश छोड़ के आए हैं। तो सरकार ने दरअसल दोनों के अलग अलग डेट रखी है। इनके लिए रखी है 31 दिसंबर 2024 और श्रीलंका वालों के लिए डेट जो रखी गई है वो है 9 जनवरी 2015। अब दरअसल दोनों के लिए कॉमन चीज़ ये है कि अगर आप भारत में आए हुए हैं और भारत में आकर रह रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट के तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब दरअसल जो श्रीलंका वाले उनको ये बोला गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं की जाएगी, लेकिन आप समय रहते हुए वीज़ा लेकर के वापस चले जाइए, आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं दिया जाएगा भारत में रहने के लिए। अब आपको वापस अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके आपको वापस अपने देश जाना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं दिया जाएगा, यानी कि नागरिकता के दरवाजे इनके लिए नहीं खुल रहे हैं। बल्कि माइनॉरिटी लोगों के लिए कहा गया है कि आप भारत में रह सकते हैं, आपको डिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा और आप लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हैं 1 से 5 साल का। और इस दौरान अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर 1 से 5 साल का वीजा लेकर के आप 11 साल की अवधि को पूरा कर लेते हैं तो 11 साल के बाद आप नागरिकता के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो पिछले साल तक आए हुए सभी माइनॉरिटीज को भारत में रहने की इजाजत दी गई है फिलहाल भारत सरकार के द्वारा। तो एक इंपॉर्टेंट फिलहाल आदेश था, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा की गई थी। इसके बाद बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जो है नर्सिंग ड्रीम सफर्स एज कॉलेज कंटिन्यू बॉन्ड सिस्टम। तो देखिए दरअसल भारत में जो नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि दरअसल जो नर्सिंग से जुड़े हुए कॉलेज होते हैं ये कॉलेजेस एक बॉन्ड सिस्टम फॉलो करते हैं। हालांकि बॉन्ड सिस्टम 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। एक पिटीशन पहुंची थी 2011 में हाईकोर्ट में, जिसका सुनवाई करते हुए फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। कहा था कि कॉलेजेस बॉन्ड सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे और जो नर्सिंग से जुड़ी हुई इंडियन नर्सिंग काउंसिल उसको कहा था कि आप अपने सभी कॉलेजेस को आदेश दे दीजिए कि किसी भी कॉलेज के अंदर हम बॉन्ड सिस्टम ना देख लें। दरअसल बॉन्ड सिस्टम होता क्या है? तो बॉन्ड सिस्टम के मामले में जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है कॉलेज के अंदर तो कॉलेज उस दौरान उस बच्चे के जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेते हैं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बाकी डिग्री वगैरह, तो वो अपने पास रख लेते हैं और बच्चे को वो अपनी मर्जी से ही देते हैं। अब इस दौरान अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो आगे बढ़ना चाहता है इंस्टीट्यूट के, अगर वो किसी भी काम को कर रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने लिए जॉब की तलाश करना चाहता है या कहीं दूसरे देश में कोई तलाश करना चाहता है, तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज अपने पास जमा कर लेता है। और इसे कहा जाता है कॉलेज की भाषा में बॉन्ड सिस्टम, यानी कि एक प्रकार से डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया और इस दौरान एक निश्चित समय बता दिया जाता है कि इस निश्चित समय तक आपको हमारे कॉलेज में जुड़ करके काम करना पड़ेगा। अगर आप निश्चित समय को पूरा कर लेते हैं तो ही आपको आपके डॉक्यूमेंट वापस दिए जाएंगे, अदरवाइज आपको आपके डॉक्यूमेंट वापस नहीं दिए जाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। किसी को अगर घर पे जाना है,
मेडिकल इमरजेंसी में तो वो नहीं जा सकता, किसी को अगर दूसरे जॉब के ऑप्शन ढूंढने तो वो नहीं जा सकता, तो वो व्यक्ति इस बॉन्ड सिस्टम में निरंतर फंसा हुआ ही रह जाता है। तो ये उसके मामले में बड़ी दिक्कतों वाली कहानी हो जाती है। ठीक है, तो इसी बॉन्ड सिस्टम को लेकर के फिलहाल पहले मामला दिल्ली हाई कोर्ट में था, दिल्ली हाई कोर्ट ने चीज़ों शांत किया, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले आदेश दिया जा चुका खत्म करने के लिए, लेकिन दरअसल क्या है कि कोर्ट ने इसको खत्म करने का आदेश दे रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कॉलेजेस को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने निजी फायदे के लिए। अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमारा नेपाल से जुड़ा हुआ। तो देखिए नेपाल से जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के मामले में आप लोग स्थिति को साधारण तौर पर समझिए कि दरअसल नेपाल में स्थिति ये हुई कि नेपाल के लोग थोड़ा सा बेरोजगारी से और साथ साथ आर्थिक संकट से परेशान है, और दूसरी तरफ उनको वो भी दिख रहा है कि नेपाल के बड़े बड़े नेता जनता से टैक्स वसूल कर रहे हैं, और टैक्स वसूल कर रहे हैं तो अपना पैसा कहीं और जमा कर दे रहे हैं, और साथ ही जो नेताओं के बच्चे हैं वो बच्चे अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन काफी व्यवस्थित है, संतुलित है और अच्छा आलीशान जीवन जी रहे हैं। और नेपाल के लोगों का ये मानना था कि ये सारा का सारा जो इनका रहन सहन है वो हमारे पैसों की तर्ज पर है, यानी कि हमारे माँ बाप से इन्होंने पैसे लिए हैं टैक्स के रूप में और अपना जीवन अच्छा कर लिया। अब इसी वजह से नेपाल में काफी दिनों से चल रहा था एक नेपो किड्स नाम का सोशल मीडिया हैंडल, ये लोग मैनेज सोशल मीडिया एक हैशटैग मेंटेन कर रहे थे, सोशल मीडिया काफी वायरल हुआ नेपो किड्स के मामले में। और जो नेपो किड्स का ये पूरा का पूरा इनका सोशल मीडिया एजेंडा चल रहा था, इसमें सरकार का विरोध कर रहे थे और जो बड़े बड़े नेता हैं उन नेता के बच्चों का रहन सहन दिखा रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। तो इसको हम नेपो किड्स के रूप में जानते हैं, यानी कि जो नेपाली नेताओं के किड्स हैं उनका जीवन कितना अच्छा है। अब नेपाली नेताओं के किड्स के खिलाफ में क्या हुआ कि जेनजी प्रदर्शन हुआ, और जब सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया नेपाल की सरकार ने तो उसके बाद ये प्रदर्शन हुआ। अब इस दौरान क्या हुआ कि जो ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट पहले इनका चल रहा था वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, और ये सोशल मीडिया पे नेपो किड्स के नाम से अपना प्रॉपर ये मिशन चला रहे थे। लेकिन जब नेपाली सरकार ने 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, तो बैन करने के बाद अंत में लोगों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा, सड़क पे उतर के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, और सरकार में के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के बाद सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और पिछले प्रधानमंत्री, उनकी धर्मपत्नी और बाकी लोगों को मारा पीटा गया। अब पूरे देश में इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, संसद में आग लगा दी, यानी कार्रवाई को पूरी तरह से रोकने का भी इन्होंने मामला संभाला। तो सरकार का तख्ता पलट हो गया, केपी शर्मा ओली देश छोड़ के भाग गए। अब फिलहाल नेपाल में बनी है अंतरिम सरकार और सुशीला कार्की को बनाया गया अंतिम सरकार में प्रधानमंत्री, और संसद को भंग कर दिया गया, नई संसद बनेगी, नया मंत्रिमंडल होगा। हालांकि चुनाव की डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं और चुनाव होने वाले हैं अगले साल मार्च के महीने में। बात क्लियर? तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है ब्रीफ में, वो नेपाल के प्रोटेस्ट की है। हालांकि बीते 5 सालों में ये चौथा ऐसा देश है दक्षिण एशिया का जहां पर तख्ता पलट हुआ। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने भाई बोल दिया है इलेक्शन कमीशन को बिहार के एसआईआर पे कि देखिए आप आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि आपको बार बार जब समझाया जा रहा है कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए तो क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो अब पहले सबसे पहले जुलाई 10 को बोला गया था कि आधार कार्ड को भी डॉक्यूमेंट मानिए, नहीं माना गया। 14 अगस्त को, 22 अगस्त को बार बार यही सेम बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो पूरी नहीं है, जरूरी है कि आधार कार्ड इसमें शामिल हो जिससे कि लोग अपने कामों को पूरा करें और वोटर्स लिस्ट में अपना नाम शामिल करा पाएं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है और कोई भी वोटर आईडी कोई भी आधार इजीली बनवा सकता है, तो इसलिए वो लगातार विरोध करता है। बट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो आपको आधार कार्ड को यूज करना पड़ेगा एज अ 12वां डॉक्यूमेंट। बात क्लियर? चलिए, इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं भाई भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। हालांकि 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव में ये 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ये बात भी ध्यान रखना। तो अब भाई सीपी राधाकृष्णन ने जिम्मेदारी संभाल ली क्योंकि चुनाव में जीत चुके हैं ये बढ़िया से। चुनाव जब हुआ था तो इस चुनाव के अंदर 752 लोग शामिल हुए थे, जिसमें से 452 लोगों ने इनके पक्ष में वोट किया था और बल्कि 300 वोट गिरे थे बी सुदर्शन रेड्डी साहब के नाम पे। तो जीत जो हुई है वो बड़े मार्जिन से सीपी राधाकृष्णन साहब की हो गई है। ये आते हैं तमिलनाडु से, तमिलनाडु कोयम्बटूर में ये 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं और इसके अलावा वहां पर इन्होंने काफी कुछ काम भी किया है। इसके बाद अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, तो अब उपराष्ट्रपति हो गए, शपथ ग्रहण भी इनका हो चुका है। अब ये जिम्मेदारियों को पूरी तरह से संभालने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, सभी चीजें कंप्लीट हो गई हैं इनकी। तो भारत को मिल गया है नया उपराष्ट्रपति। और क्यों मिला है? क्योंकि दरअसल 21 जुलाई 2025 को, यानी कि अभी जो बीता हमारा मानसून का सेशन गया उस दौरान जगदीप धनखड़ साहब ने पहले ही दिन इस्तीफा दे दिया था अपने पद से स्वास्थ्य कारणों से, जिससे कि पद खाली हो गया था और अब फिलहाल जरूरी थी कि 60 दिन में ये पद को दोबारा से भरा जाए। तो चीजें हो चुकी है कंप्लीट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसरो का, क्योंकि इसरो ने भाई फिलहाल SSLV की टेक्नोलॉजी शेयर कर दी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। तो दरअसल एक समझौता हुआ है, जो समझौता हुआ उसमें इन स्पेस भी शामिल है। इन स्पेस के साथ साथ इसमें शामिल है इसरो और इसके अलावा शामिल है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और इन तीनों ने समझौता करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अब SSLV की टेक्नोलॉजी शेयर कर दी है। SSLV का मतलब क्या है?
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि छोटे छोटे सैटेलाइट जब हम कभी भी स्पेस में भेजते हैं तो उस दौरान SSLV काम करते हैं और ये काम करते हैं 50 से 500 kg के पेलोड को स्पेस में ले जाने के लिए। तो इस दौरान ये पेलोड को ले जाकर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर देते हैं और अब तक ये जिम्मेदारी केवल इसरो संभालता था, बट अब धीरे धीरे एक्सपेंशन किया जा रहा है। इसरो बड़े मिशन पर फोकस कर रहा है और छोटे मिशन की जिम्मेदारी बाकी और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दे दे रहा है या किसी और एजेंसी को दे दे रहा है। तो इसलिए HAL को बोल दिया गया कि देखिए अब आप बनाइएगा SSLV, और SSLV की टेक्नोलॉजी के लिए कहा गया है कि 24 महीने का समय लगेगा। 24 महीने में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, साथ ही लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और लोगों को ट्रेनिंग वगैरह के माध्यम से प्रॉपर तैयार किया जाएगा आने वाले समय में SSLV मिशन को संभालने के लिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंच पुलिस अरेस्ट 250 ड्यूरिंग क्लैशेस विद प्रोटेस्टर्स एज प्रेसिडेंट मैक्रो इंस्टॉल्स न्यू PM। तो भाई जिस प्रकार से हमने देखा कि नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, ठीक उसी प्रकार की ही दिक्कत फिलहाल फ्रांस में भी चल रही है। फ्रांस में भी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि फ्रांस में जो प्रधानमंत्री थे ब्यूरो, तो बायरू ने क्या किया कि बायरू लेकर के आए एक बजट अगले साल के लिए। जो बजट लेकर के आए वो एक कटौती बजट था, यानी कि फिलहाल इनका ये कहना है कि भाई फ्रांस के ऊपर एक बड़ी स्थिति ये है कि फ्रांस के ऊपर जो कर्जा है वो उसके GDP के 113% को कम किया जाना चाहिए। इसलिए बजट में इन्होंने बड़ी कटौती की और लोगों को ये लगा कि बजट में कटौती के पीछे के जो हमें परिणाम मिलेगा वो परिणाम ये मिलेगा कि जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं बंद हो जाएगी और आम जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका। जिसके बाद क्या हुआ कि बजट में इस प्रकार की स्थिति को देख करके एक विरोध हुआ और विरोध के बाद जब बायरू ने अपने लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किया संसद में तो विश्वास प्रस्ताव उनका पास नहीं हो पाया, बायरू को रिजाइन करना पड़ा। अब नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के अंदर और उसका नाम है सेबेस्टियन लोकर्नो। लेकिन उसके बाद दिक्कत ये है कि नेपाल के अंदर प्रदर्शन इसके बाद दिक्कत ये कि फ्रांस के अंदर एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शन के बाद लोगों की मांग यही है कि भाई हमारी कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए और बाकी चीज़ों को आपको जैसे मैनेज करना वैसे कीजिए। लेकिन फिलहाल फ्रांस बड़े कब्जे में दबा हुआ है और इस दौरान प्रेसिडेंट मैक्रो की चिंताएं भी बनी हुई है। हालांकि फ्रांस की खास बात है कि फ्रांस में जब जब वित्तीय इस प्रकार का कोई भी कानून आता है या बजट आता है तो उसके बाद सरकारों को उठापटक से गुजरना पड़ता ही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका एक्विटेड बट फॉरगॉटन। तो दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एक खास चीज़ नोटिस की कि लोगों को हिरासत में लिया जाता पर हिरासत में लेने के बाद उनकी जांच तरीके से नहीं की जाती और जब मामला सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आता है तो पता चलता है कि जांच ठीक से नहीं हुई है और लोग गलत तरह से हिरासत में रखे गए। उस दौरान उनके जीवन के 5 साल 10 साल बीत जाते हैं और जब उनको कहा जाता है कि आप बरी हैं तो उस दौरान हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उनके 5 साल 10 साल के लिए कोई मुआवजा दे सके। तो उनका यह कहना था कि सरकार को इसमें काम करना चाहिए, सरकार को मुआवजे के लिए प्रॉपर दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर गलत तरह से किसी गलत फहमी के मामले में हमारी जेल में आ गया है और सज़ा भी सुना दी गई है तो उसके बाद जो उसकी उम्र खराब हुई है उसके लिए एक मुआवजा दिया जाए। हालांकि भारत में ऐसा मुआवजे के लिए कोई प्रॉपर कानून नहीं है, बट कहा गया कि केंद्र सरकार बनाए और केंद्र सरकार को ये भी बोला गया कि दूसरे देशों से आप सीख सकते हैं। न्यूजीलैंड है, पोर्तुगल है या फिर अमेरिका है, ये वो देश है जिन्होंने अपने यहाँ पर इस प्रकार के कानून बना रखे हैं जिसके तहत लोगों को मुआवजा दिया जाता। तो आप ऐसे मुआवजे के लिए चीज़ों को सीख जान समझ करके और आने वाले समय में लोगों को चीज़ों में राहत देने के लिए एक मुआवजे पर दिशा निर्देश तैयार कर सकते हैं, खास रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा रिलीज इंडियंस फ्रॉम रशियन आर्मी। तो देखिए भाई फिलहाल हमारा विदेश मंत्रालय ने रशिया के लिए भेजा है संदेश और कहा है कि दरअसल वर्तमान में भी रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में रशिया आर्मी के अंदर भारतीयों को भर्ती किया जा रहा है और भारतीय लोग यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत है। हालांकि ये सारा काम लोगों को नौकरी देने के नाम पर किया जा रहा है और पहले कहा जाता है कि आपको सहायक की भूमिका निभानी है और बाद में सहायक के बाद उनको एक सैनिक बना करके युद्ध के मैदान में उतार दिया था और जबरदस्ती दबाव बनाकर उनसे काम कराया जाता है। फिलहाल 15 सैनिकों का मामला सामने आया कि रशिया की सेना के अंदर 15 सैनिक भारत के शामिल हैं और इसीलिए फिलहाल अब भारत को मजबूरन स्टेटमेंट देना पड़ा। भारत ने कहा है कि रशिया किसी भी प्रकार से अपनी सेना के अंदर भारतीय लोगों को शामिल नहीं करे और वहीं भारतीयों को बोला कि आप कैसे भी लालच में मत आइए, झांसे में मत आइए और दूर रहिए इस प्रकार के सारे विज्ञापनों से। और कोई भी आपको कहता है कि भाई आपको काम दिया जाएगा तो बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि इनके संघर्ष में हमारे देशों की जान नहीं जानी चाहिए, यानी कि देश के लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात है होम मिनिस्टर लॉन्चेस फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस एट 5 एयरपोर्ट। तो भाई देखिए फिलहाल हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं इन्होंने क्या किया है कि देश के 5 एयरपोर्ट्स के ऊपर एक अभी फिलहाल फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस शुरू किया जिसको कहा जाता है FTI-TTP यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। दरअसल इसमें होता क्या है, तो दरअसल ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें व्यक्ति खुद को जब रजिस्टर करता है तो रजिस्टर करते समय अपनी सारी डिटेल्स को फिलअप कर देता है और फिलअप करने के बाद फोटो कैप्चर करके बायोमेट्रिक को भी रिकॉर्ड कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब व्यक्ति एयरपोर्ट पर आता है तो उसको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, उसको मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ता, केवल वो जाके बायोमेट्रिक लगा के स्क्रीनिंग से आगे पास हो जाता है और अपने हवाई सफर को शुरू कर सकता है। अब सबसे पहले ये जो कार्य है ये इसको शुरू किया गया था 2024 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और 2 महीने
महीने के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया था मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। अब 5 और नए एयरपोर्ट जोड़े गए हैं इसमें, जिसमें शामिल है लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोझिकोड और अमृतसर। अब इस प्रकार से इसको एक्सटेंशन दिया रहा है क्योंकि दरअसल फिलहाल टारगेट ये रखा गया है कि देश भर से 21 अलग अलग एयरपोर्ट्स को इसमें शामिल किया जाएगा और सभी के लिए ये खास व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा। उनकी यात्रा में जो उनको ये वेरिफिकेशन से गुजरते समय लंबी प्रक्रियाओं में लगना पड़ता है, लाइनें लगानी पड़ती है, वो सब उनको राहत देगी। तो धीरे धीरे केंद्र सरकार इसको आगे बढ़ा रहा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है ये केंद्र सरकार का। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात है हमारी गवर्नमेंट कंटेम्पलेट्स राइजिंग सिविल बॉर्डर गार्ड्स अलोंग चाइना बॉर्डर। तो देखिए फिलहाल हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाई हमारी बीएसएफ के साथ और आईटीबीपी बैठक की और बैठक करके ये बोला है कि भारत चीन सीमा पर अभी ज़रूरी है कि हम लोग बॉर्डर विंग होम गार्ड्स को तैनात करें। दरअसल फिलहाल एक दिक्कत आ गई है हमें अपनी चीनी सेना पर, और दिक्कत ये है कि हमारे इस चीनी सीमा पर यानी कि जो हमारा क्षेत्र है पूर्वी लद्दाख का, वहाँ पर हमारे पास में है कई सारी चौकियाँ और 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, और 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे जिसके ऊपर 2020 से कोई भी पेट्रोलिंग नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पर लोगों की कमी है। तो अब जरूरी ये है कि जो कोई भी जब कभी भी अनिर्धारित सीमा होती है दो देशों के बीच में, तो उस अनिर्धारित सीमा को मेंटेन करने के लिए पेट्रोलिंग की जाती है, जिससे दिखाया जाता है कि ये सीमा हमारी है और वो सीमा आपकी है। तो सभी देश इस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं, बट जब लोगों की कमी है तो इसलिए पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। तो कहा गया है कि अब हम लोग बॉर्डर गार्ड्स जो है हमारे यानी कि बॉर्डर विंग्स होम गार्ड्स जो हैं इनको हम लोग शामिल कर सकते हैं, और ये केवल सीमावर्ती राज्यों में ही काम करते हैं, तो इनको हम शामिल करके अपनी सीमा पर सुरक्षा भी दे सकते हैं, साथ निगरानी कार्यों में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आज के समय में भारत के केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये बॉर्डर विंग होम गार्ड्स होते हैं। मेघालय, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात का नाम शामिल है, और आज के समय में केवल राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसने बॉर्डर विंग होम गार्ड्स को नियुक्त किया हुआ। और फिलहाल भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच में जो भी संघर्ष होता है, जो भी स्थिति होती है, उस दौरान ये बॉर्डर विंग होम गार्ड्स काफी अच्छे से भूमिका निभाते हैं। ये लोग कांस्टेबल की तरह ही होते हैं और ये सहयोग करते हैं हमारी सेनाओं को, ताकि सीमाओं पर सुरक्षा बरकरार रहे और दिक्कतें ना हो किसी प्रकार से। तो कहा जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर भी इनको नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि चीजें मैनेज हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन सभी न्यूज के साथ साथ अब जरूरी थोड़ी शॉर्ट न्यूज पर डिस्कस किया जाए, तो इस हफ्ते की एक बड़ी न्यूज ये थी कि अब फिलहाल इंडियन साइंस कांग्रेस को समाप्त कर दिया गया और इंडियन साइंस कांग्रेस की जगह शुरू किया गया है न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। और इसका उद्देश्य ये है कि केवल और केवल साइंस तक मामला सीमित नहीं रखना। अब तकनीकों की दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, नई नई तकनीकों में आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि अब फिलहाल हम लोग फॉलो करें इमर्जिंग साइंसेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव को, जहां पर नवाचार, विज्ञान और सभी क्षेत्रों पर आगे काम करें और हमारे युवा जुड़ करके विकास करें और नए नए शोध भी करें। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि भाई फिलहाल अब कुकीज़ो समुदाय का ये कहना है कि बीते दिनों केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ हमने जो भी समझौता किया था, उस समझौते के बाद अब आगे का जो समझौता होगा उस समझौते में हमारी मांग ये है कि हमें कुकी समुदाय के लिए मणिपुर से एक अलग भूमि चाहिए, यानी कि हमें एक यूनियन टेरिटरी चाहिए और ये यूनियन टेरिटरी विधानसभा वाला होना चाहिए, जो कि जरूरी है। तो ये इन्होंने मांग रख दी है फिलहाल। तो वैसे तो खैर ऐसी मांग इन्होंने पहले भी रखी थी, बट केंद्र सरकार ने उस समय इनकी मांग को नहीं स्वीकारा था। अब देखते हैं आगे होगा क्या, बट ये यूटी की मांग पर अड़ गए हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले समझौता हुआ था, यानी कि हुआ था इनका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पैक्ट, जिसमें सभी ने सहमति दिखाई, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और अभी फिलहाल कुकीज जो सशस्त्र बलों का ये कहना है कि पीआईबी ने हमारे समझौते को तोड़ मरोड़ के पेश किया, जो कि गलत स्थिति है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने इस हफ्ते खुद को डिक्लेयर कर दिया फुल्ली लिटरेट स्टेट, और ये भारत का 5वां फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। इस दौरान इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर अब ये हिमाचल प्रदेश भी एक ऐसा राज्य हो गया जहाँ के सभी लोग अपना नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ों को पढ़ना लिखना वो लोग जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है हिमाचल प्रदेश के मामले से। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इजराइल और भारत सरकार के बीच में हुआ है एक निवेश समझौता, और निवेश समझौता इस वजह से किया गया है क्योंकि दरअसल इजराइल के ऊपर कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने और कई और देशों ने सैंक्शंस लगा दिए, जैसे कि यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, नॉर्वे ने, कनाडा ने। तो सैंक्शन लगाने के बाद में अब इजराइल अपने लिए एक अच्छा बाजार ढूंढ रहा है जहाँ ये इन्वेस्ट भी कर सके और लाभ भी ले सके, और भारत को तो जरूरत रहती ही है ऐसे देशों की। तो इसलिए हम दोनों देशों मिलकर सहयोग के लिए एक नया वादा किया है कि ठीक है मिलकर काम करेंगे और विकास की डोर को थामे थामे आगे बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राजस्थान के विधानसभा में पास हुआ है एंटी कन्वर्जन बिल, और बहुत ही कड़ा बिल है क्योंकि अब कोई भी राजस्थान के अंदर धोखाधड़ी से, लालच देकर, दबाव बनाकर या शादी का झांसा देकर किसी प्रकार से अगर जबरदस्ती व्यक्ति का धर्म बदलवाता है तो इस दौरान आजीवन कारावास तक हो सकता है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है, जो कि खास स्थिति है। तो कानून काफी ज्यादा कड़ा कर दिया है इन्होंने, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था राजस्थान में कि कानून बनाया जाए, लेकिन अब जाकर के अंततः सफलता मिली है एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने में। और दूसरी खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में वापसी करता है तो उसके लिए ऐसे कोई भी सजा वगैरह का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर धर्म बदला जाता है व्यक्ति का, मूल धर्म से दूसरे धर्म में शामिल किया था जबरदस्ती, तो ये चीजें गलत मानी जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट बात है भाई हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी तरफ से, और उनका यह कहना है कि आने वाले समय में जरूरी है कि हम तकनीकों को उन्नत करें, चाहे हमारे ड्रोन हैं, चाहे हमारी मिसाइलें हैं, हमारे रॉकेट्स हैं, हमारे बॉम्ब हैं। जरूरी है कि आने वाले युद्धों के हिसाब से हम तैयार
रहें, क्योंकि आने वाले युद्ध जो है वो तकनीकों के युद्ध होंगे और तकनीकों के युद्ध में हमें रुकना नहीं है। तकनीकों को जितना ज़्यादा अपडेट कर सकें उतना अपडेट करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके साथ ही अगला इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिलहाल अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ जल्दी बात की जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि भारत हमारा दोस्त है, हम बात करेंगे और जो हमारा टैरिफ का मुद्दा उसको सुलझाएंगे और संबंधों को फिर ठीक करेंगे, नेगोशिएशंस के लिए बैठेंगे और दोनों देश आपस में करेंगे एक व्यापार समझौता। भारत ने भी जवाब दिया, कहा है कि ठीक है, चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। एक अच्छा संकेत है और हो सकता है कि भारत से जो 50% का टैरिफ जो बहुत चर्चा में रहा वो हट जाए। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्रीज है उसने एक आदि संस्कृति नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में 3 कंपोनेंट्स है, आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये खास तौर पर आदिवासियों के लिए लाभ देगा, आदिवासियों के लिए बड़ा ही मददगार होने वाला है ये। तो आदिवासियों से जुड़ी हुई सभी चीज़ें यहाँ पर देखने समझने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा जो है मॉरिशस से। तो फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री दोनों मिले हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत आए हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के भारत आने के कुछ वादे किए हैं भारत ने। भारत कह रहा है कि दुनिया का पहला जन औषधि केंद्र जो भारत से बाहर स्थापित किया जाएगा वो मॉरिशस में किया जाएगा। इसके अलावा मॉरिशस के अंदर भारत बनाएगा आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी। मॉरिशस के अंदर एक हॉस्पिटल की स्थापना करने में भी भारत मदद करेगा। इसके अलावा एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना और इसके अलावा साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ओशिनोग्राफिक क्षेत्र में, रिसर्च, पावर सेक्टर, इन सभी मामलों में भी भारत मदद करेगा। सभी क्षेत्रों में भारत सहयोग करते हुए मॉरिशस को आगे बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि भारत ने कहा है कि मॉरिशस केवल दोस्त नहीं है बल्कि हमारे लिए परिवार जैसा है। इसके अलावा अगले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर लगातार बातचीत हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा था, वो डिस्कशन हो चुका है समाप्त और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की हेयरिंग खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही फैसला सुनाएगा कि आगे होगा क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर के मामले में। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रुख साफ करते हुए यह कह दिया कि देखो, अगर कभी भी कोई भी संवैधानिक प्राधिकारी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हाथ पे हाथ रखे बैठा रहे और चीज़ों को देखता रहे। जरूरी है कि चीज़ों को रेगुलेट किया जाए और एक अच्छी शासन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे कि जनता का कल्याण हो। हालांकि हमारी केंद्र सरकार और हमारे राष्ट्रपति राज्यपाल चाहते हैं कि कोई भी समय सीमा ना हो, बाकी आगे पता चलेगा कि होगा क्या जब फैसला आएगा फाइनल, क्योंकि हियरिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब फैसला आना बाकी है। इसके अलावा अब बिहार के बाद केरला की तरफ से जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगला SIR केरला में होगा और केरला के अंदर अभी फिलहाल लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देना के लिए किया दिया जा रहा और तैयार किया जा रहा है आने वाले SIR के लिए। जल्दी पता चलेगा कि SIR केरला में होगा। और अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है सभी राज्यों को कि 20 दिनों के अंदर एक प्लान तैयार कर लो, क्योंकि बारिश हुई है, मच्छर हो गए हैं, परेशानियां बहुत होंगी, तो हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं और सारी दवाइयां होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहा है कि 2030 तक कुछ भी करके भारत से हम मलेरिया को खत्म कर देना चाहते हैं और भारत को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर देना चाहते हैं। इसके साथ ही जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो बात यह है कि भाई आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी IQ का प्रतिज्ञा प्लस बैच। और प्रतिज्ञा प्लस बैच का एडमिशन की जो डेट है वो फिलहाल आप लोग के लिए है 15 सितंबर। तो स्टडी IQ का प्रतिज्ञा प्लस बैच आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है आप लोग की तैयारी के लिए, और लास्ट डेट है इसकी 15 सितंबर जो आप लोग को ये ज्वाइन करने के लिए मिल रही है। अभी फिलहाल ये समझिए कि प्रतिज्ञा प्लस बैच अगर आप लोग KL लाइव कोड यूज़ करके ज्वाइन करते हैं तो आप लोग के लिए चीज़ें हो जाएंगी बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा अच्छी, और आप लोग को मिलेगा बेस्ट डिस्काउंट। प्रतिज्ञा प्लस बैच क्यों खास है, तो देखिए ये 2026, 2027 और 2028 के लोगों के लिए खास है और हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश 3 बोर्ड में अवेलेबल है। इस बैच में आपको मिलती है 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं जहां आपका पूरा GS, पूरा सिलेबस और साथ ही करंट अफेयर और आंसर राइटिंग करवाई जाती है, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन सभी मामलों में। 1-to-1 मेंटरशिप दी जाती है ताकि केवल आप पढ़े ही नहीं बल्कि ये भी समझें कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। इसके अलावा लोग को स्टडी मटेरियल की टेंशन नहीं लेनी है, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और साथ ही टेस्ट सीरीज की सुविधा भी आप लोग को मिलेगी। और वहीं इसके अलावा आपको 11,000 का कैश प्राइस मिलता है अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और साथ ही आप लोग के लिए ये भी सुविधा है कि आपको पूरी फीस रिफंड की जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं उस कंडीशन में। तो यूज करना है KL लाइव कोड स्टडी IQ के किसी भी कोर्स के लिए और बेस्ट डिस्काउंट पाने के लिए। और लास्ट डेट है 15 सितंबर। और इसके साथ ही आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और इसके अलावा आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे नाम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, कुणाल कोटिया। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें करनी थी इस वीक के करंट अफेयर से वो हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी ऐसी बातें जानने समझने के लिए जुड़े रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।